हेलो फ्रेंड्स, 2023 का सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 ये डीवी सेट है। ओके, तो इसमें खंड आ है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए इसमें क्या हो सकता है। अब ये लासा और मासा वाला है भाई, इसमें मासा लिखा, इसमें लासा लिखा, तो हमें एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्यों सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर संख्याएं ए गुणे बी हैं, ठीक है, अगर संख्याएं ए गुणे बी हैं तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा गुणे मासा। यही तो हम लिखते हैं, लासा गुणे मासा। तो बस जहां पर ये चीज हमें मिल जाए उसी को टिक करेंगे और बाकी किसी को भी नहीं देखना है। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ तो एक के बाद तुरंत बराबर लगा दिया और ये बट्टे में होना चाहिए तो सही हो सकता था, ये तो गलत हो गया। ए गुणे बी यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ लासा ही लिखा है, ऐसा नहीं, यहाँ अगर मासा भी होता तो ये सही होता, ये भी गलत है। इस पे क्या है, बी बराबर मासा, मासा लिख दिया है और लासा भी लिख दिया है, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखा है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब डी का मान क्या है, ए गुणे बी है, यहाँ मासा भी लिखा है और यहाँ लासा भी लिखा है, यानी कि ए गुणे बी तो सही है, मासा ए बी और लासा ए बी, इसका मतलब यहाँ पर बराबर का निशान होना चाहिए था। ठीक है, ये ऑप्शन वैसे सही तो है, लेकिन यहाँ पर बराबर का निशान होना चाहिए था। ठीक, तो हम ये लिख सकते थे इसको कि ए गुणे बी, अगर इनका ऑप्शन देखें तो इस हिसाब से ये सही है कि ए गुणे बी, फिर मासा, यहाँ बराबर का निशान और होना चाहिए था। क्या मासा, किसका मासा? ए और बी का मासा गुणे लासा, और किसका लासा? ए और बी का लासा। ठीक है, तो ये होना चाहिए था सही, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही तो है, बस यहाँ पर बराबर का निशान होना चाहिए था। ठीक है, अब नंबर 2 है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, ठीक है, शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अब मान लीजिए परिमेय संख्या हमारी 2 है, ठीक है, परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या हमारी √2 है, तो इसका जो भागफल आएगा क्या आएगा? हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही आता है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं तो भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक, तो इसका जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब नंबर 3 है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 है तो हमें किसका मान निकालना है? √m² प्लस n² का। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7। यहाँ तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 5 लिखेंगे ना, तो n का मान कितना हो जाएगा? 7 5 12, तो यहाँ 5 है और यहाँ 12 है। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था √m² प्लस n²। तो m का स्क्वायर कितना रखेंगे? 5, यहाँ तो 5 का स्क्वायर, और n का स्क्वायर कितना रखेंगे? 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 169, और इसका √13 होता है। ठीक है, तो इसका तीसरे का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 13। ठीक है, अब नंबर 4 है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, कोई परिमेय संख्या है और हम कहें उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं? तो अनगिनत अपरिभाषित संख्याएं लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या है 2/3। ठीक है, ये परिमेय संख्या, हम इसको मान लेते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, हमने ये लिख दिया कि हमारी परिमेय संख्या। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या बनाइए। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसके समतुल्य परिमेय संख्या बनाइए। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब है कि इसी के बराबर हो, यानी कट करने पर वापस से यही संख्या आ जाए, ऐसी संख्याएं बनाइए। तो यहाँ 2/10 लिख सकते हैं, इसको कट करेंगे तो वापस से 1/5 आ जाएगा। ठीक है, 3/15 भी तो लिख सकते हैं, इसको कट करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। अब ऐसी तो हम जाने कितनी संख्याएं ही बना सकते हैं ना, अनगिनत बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2/3 लेते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 6/4, पहले 2 से कर देते हैं तो 4/6। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं 6 तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 9। अब अगर हम इनको कट करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको कट करते हैं तो वापस से 2/3 आ जाएगा। भाई इसको 3 से कट कर दें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वापस से यही आ जाएगा। इसको 2 से कट कर लें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये भी तो अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती है ना, परिभाषित। तो इसका जो आंसर आएगा चौथे का क्या? अपरिभाषित या अनगिनत। ओके, अब नंबर 5 है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अब हम ये जानते हैं कि ये कंडीशन कब लगती है? जब रेखाएं संपाती रेखाएं हो, सीधी सी बात है। और इसमें सीधे सीधे यही पूछा है कि ये कंडीशन कब लगेगी, तो आप सीधे बताएंगे रेखाएं संपाती होनी चाहिए तभी ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, संपाती रेखाएं सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं, संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती जैसे ये रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा, जैसे ये बीच में एक और रेखा बन गई छोटी सी। ठीक है, तो ये संपाती रेखा है। या फिर कोई रेखा छोटी सी रही होगी और एक बड़ी सी रेखा इसको पूरा टच करती हुई निकल गई ऊपर, तो ये रेखाएं ना संपाती रेखाएं होती है। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई हो तो वो संपाती रेखाएं कहलाती है।
की ये कंडीशन होती है संपाती रेखाओं की। और अगर हम कहें कि समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, कब बनते हैं समांतर रेखाएं, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तब क्या होगा, तब समांतर रेखाएं बनेंगी। और समांतर रेखाएं सभी लोग जानते हैं, जो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबंध होता है समांतर रेखाओं का और ये प्रतिबंध होता है संपाती रेखाओं का। तो हम कह सकते हैं कि ये 5वें नंबर का जो आंसर आएगा वो बी, रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखिए इसका। अब ये नंबर 6 है इसका, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। ठीक है, संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या हो गई। सीधी सी बात है, 21 को 3 से गुणा करना है। भाई इन्होंने क्या बोला है कि किसी संख्या, मान लीजिए हमने कोई संख्या x ले ली और संख्या का 1/3 भाग करते हैं, तो संख्या का 1/3 मतलब 1/3 और वो संख्या है कितनी, 21 है। तो ये 3 यही तो जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 63। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ जाएगा 63। इसका आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्या 63। अब नंबर 7 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे लगता है ना ये सवाल ना सभी लोग लगा लेते हैं, क्योंकि हमें x की जगह क्या लिखना है, -2 लिखना है और p का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको कर दे रही हूँ, x² + 2x - p = 0। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, -2, तो -2 का स्क्वायर, यहाँ 2 और गुणे यहाँ क्या -2, यहाँ -p = 0, ये -2 है। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस है ना, इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ तो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस ये है, ये प्लस है, माइनस ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, -p = 0, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो -p बराबर 0। ठीक है, तो p बराबर 0 और जो ये माइनस है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, इसका मतलब p का आंसर 0 आएगा। ठीक, तो 7 का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, 0। अब अगला है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इनके त्रिभुज होते हैं। ठीक, तो इनके त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु होते हैं, समबाहु होते हैं, समरूप होते हैं या फिर समद्विबाहु होते हैं। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि समरूप होते हैं और ये थ्योरम भी तो हमने पढ़ रखी ना, जब हम त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर ये थ्योरम भी तो है कि समरूप जो होते हैं त्रिभुज कैसे होते हैं, कि उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कब, जब वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ, ऐसे निकालते हैं ना, एरिया ऑफ 1 / एरिया ऑफ 2। भाई दो त्रिभुज होते हैं, तो अगर इसकी भुजा हमने ए मानी है, एरिया 1 के लिए भुजा ए है और इसके लिए 2 है, तो इसका स्क्वायर। और ये कंडीशन कब बनती है, जब समरूप त्रिभुज होते हैं तभी ये कंडीशन बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, समरूप त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 - 5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हमें इसमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो समदूरस्थ बिंदु से होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे। तो x अक्ष पर हमें कौन से बिंदु लेने होते हैं, x अक्ष पर x, 0 लेना होता है, क्योंकि y जो होता है x अक्ष पर वो 0 होता है, यानी कि x अक्ष पर जो बिंदु लेने हैं वो ये लेने। और जो दो बिंदु हमको दिए वो कौन कौन से दिए, पहला बिंदु दिया है 2, -5। ठीक है, पहला बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु क्या है, -2 और कितना 9, ये दूसरा बिंदु है। ये समदूरस्थ है, यानी कि इससे और इससे इनकी दूरी बराबर है, इसका मतलब हम दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1)। तो इस पर x2 - x1 या x2 इसको मान लें, x1 इसको मान लें, या किसी भी मान सकते हैं, बराबर है दोनों। तो x2 - x1 क्या हो जाएगा, x - 2 या x1 - x2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब इससे भी तो बराबर दूरी पर है, तो यहाँ से भी निकालेंगे क्या, x माइनस, अच्छा यहाँ पहले से माइनस है इसलिए क्या प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ 0 -9। ठीक है, तो 0 - 9 इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब रूट से रूट ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 और 5 मिला के क्या 5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ -9 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a² + b² यानी कि b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, -2ab। तो 2 तो लिखेंगे, फिर ये a है ये b है, तो 2ab का मतलब है इनकी गुणा हो जाएगी, तो 2x की गुणा करेंगे 2x आएगा और जो 2 पहले से था तो माइनस का 4x आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ पर भी फार्मूला खोलेंगे तो x²
प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab, ठीक है, 2ab 2 तो रहेगा, ab ये है तो यहाँ पर भी 4x हो जाएगा प्लस, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचा माइनस का 4x, और जो ये 4x है पॉजिटिव है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, 81 यहीं लिखा रहेगा, 25 वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 4x और 4x मिला के माइनस का 8x बन गया, ठीक। अब 81 में अगर हम 25 घटा देते हैं तो 6 और यहाँ 5, ठीक है, 56 बचेगा, तो x बराबर 56 और ये माइनस का 8, तो कट कर देंगे, 7 बार जा रहा है, इसका मतलब x बराबर -7, क्योंकि ये माइनस भी तो है, तो -7। तो हमने क्या पॉइंट्स लिए थे, x 0, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा -7, 0, क्योंकि x की जगह पर क्या रखना है -7, तो -7, 0 ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका 9वें नंबर का, ठीक है, नंबर 9 का ये बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्या -7, 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, ठीक है, जिसमें AB और AC बराबर हों। तो अच्छा, अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ये मान लीजिए हमने बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अगर हम इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है, अगर हमने इसको नाम दिया ABC, तो इन्होंने कहा है कि AB और AC दोनों बराबर हों। AB ये है, AC ये है, जब ये AB AC बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है, जितना ये होगा, जितने डिग्री का उतने ही डिग्री का ये होगा, तो इसमें तो ये कंडीशन लगती है। तो इसमें हमें पूछा क्या है, अगर ये बराबर हों तो हमें बताना है क्या ये B C से बड़ा होगा या फिर C B से बड़ा होगा या फिर B और C बराबर होंगे। तो बस इसका C ऑप्शन ही सही हो रहा है, क्या कि B और C बराबर हो जाएंगे, यानी B एंगल C एंगल के बराबर होगा, तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि त्रिभुज ABC में AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर है, और जो AC है वो 12 सेंटीमीटर है, DC है वो 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा, ठीक है, कोण B हमें बताना है कि कोण B कितना होगा। अच्छा, यहाँ हमने आपको पहले भी इस तरह के सवाल कराए हैं, उसमें ये बताया था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसका वर्ग करेंगे, और शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के अगर वो योग के बराबर है तो एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो शेष 2 छोटी भुजाएं हैं 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस उससे छोटी भुजा है 6, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, यहाँ क्या 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, और यहाँ 36, ये 144 यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 144 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन बनती है कि कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के यानी आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो त्रिभुज कौन सा बनता है, वो बनता है ऐसे समकोण त्रिभुज, ठीक है, वो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज जब बनता है तो जो ये वाला एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ कौन कौन से हमें एंगल बोले थे, तो क्या है, AB बराबर 6 बोला था, AC बराबर 12, सबसे बड़ी भुजा 12 है, मतलब वो ये AC है, ये A और ये C, ये क्या है, ये 12 है, सबसे बड़ी भुजा AC मतलब ये 12 है हमारे पास, ठीक। तो फिर इसको B मानना पड़ेगा, इस वाले को हमें B मानना पड़ेगा। अब AB कितना है, ठीक है, AB कितना है, तो AB हमारे पास है 6√3, ठीक है, 6√3, और BC कितना है, वो 6 है, लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें कहा था कि कोण B कितना होगा, तो कोण B तो यही है ना भाई, कोण B तो यही है, ये A है, ये C है, कोण B है, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा कि कोण B कितना है, वो B ऑप्शन सही हो रहा है कि वो 90 डिग्री का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, यानी कि फिर सारी भुजाएं तो 2A ही तो कहलाएंगी, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी कि उसका जो शीर्ष लंब होगा उसकी लंबाई कितनी है वो हमको बताना है। तो चलिए चित्र बनाकर उसको समझाते हैं आपको, यहाँ साइड में बनाते हैं चित्र। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो ये अगर समबाहु है तो अगर इसकी एक भुजा 2A है तो सारी भुजाएं ही तो 2A कहलाएंगी, तो फिर ये भी 2A कहलाएगी। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि ये शीर्ष लंब है, अब यहाँ से भी तो एक शीर्ष लंब डाल सकते हैं, यहाँ से भी एक शीर्ष लंब डाल सकते हैं, तो शीर्ष लंब तो 3 है और तीनों का ही आंसर बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये भुजाएं बराबर है तो तीनों का आंसर बराबर आएगा, यानी हमें सिर्फ एक का निकालना है, ठीक। तो अगर ये 2A है, ठीक है, तो फिर ये A हो जाएगा आधा और ये भी A हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2A है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर हम इतने को देखें, ठीक है, तो ये क्या पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम कर्ण, लंब और आधार के हिसाब से ये लंब निकाल सकते हैं। ये लंब ही तो बन रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये कर्ण है इतना, ये आधार है, हमें ये लंब निकालना है। सिर्फ लंब का मतलब हमें लंब निकालना है। तो इतनी भुजा ए है, इतनी भुजा 2a है, हमें लंब निकालना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 2a क्या है यहाँ पर, 2a का स्क्वायर, ये कर्ण है, बराबर लंब, लंब तो हमको ये निकालना है क्योंकि यही तो शीर्ष लंब है। ठीक है, तो लंब का मतलब l ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। आधार कितना, ये a, इतना सिर्फ a लेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का मतलब क्या, 4a का स्क्वायर, यहाँ क्या l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना, a स्क्वायर ही रहेगा। अब 4a स्क्वायर हो, a स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर बराबर ये l स्क्वायर, ये l, अच्छा चाहे जैसे बना ले, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ठीक है। 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, l स्क्वायर। लेकिन यहाँ से स्क्वायर हमें हटाना है, तो जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा यहाँ क्या बनेगा, रूट ऑफ, तो रूट ऑफ 3a स्क्वायर बराबर l। तो फिर अब जब यहाँ से रूट ऑफ हटाएंगे तो रूट ऑफ 3 के ऊपर तो लगा रहेगा, वो तो हट नहीं सकता, लेकिन a स्क्वायर है तो एक a यहाँ लिख दिया जाएगा। यानी कि जो शीर्ष लंब की लंबाई रहेगी, ठीक है, जितने भी शीर्ष लंब, जो यहाँ बनेगा, जो यहाँ बनेगा, सबकी लंबाई कितनी रहेगी, √3a। ठीक है, सबकी लंबाई क्या रहेगी, √3a। ठीक, तो 12वें का ये ए ऑप्शन ही सही हो रहा है, a√3। ठीक है, आप इसको √3a लिखें या a√3 लिखें, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि 3 है यहाँ पर, जबकि रूट होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन a बराबर कॉस a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन a और कॉस a दोनों बराबर दे रखे हैं, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है सभी लोग इसको कर लेते हैं। देखिए, साइन a बराबर कॉस a, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन a और जो ये कॉस a है ये बटे में आ जाएगा। कॉस a बराबर कितना, 1, बराबर भी इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan a, तो tan a बराबर 1। ठीक, तो tan a में, ठीक है, या फिर tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 tan, बताइए कि 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिर a बराबर कितना, 45। भाई tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका 13वें का, ठीक है, 13वें का ये सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 45 डिग्री। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि a बराबर 30, तो a का मान 30 दिया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो पहले या तो इसको सॉल्व करें उसके बाद लगाएं, या इसको सीधे इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, हमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, अब जहाँ पर ये tan स्क्वायर a है यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है, तो कहने का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर है, यानी कि tan कितना, 30 डिग्री, क्योंकि हमें a का मान 30 दे रखा है, tan 30 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 1 प्लस और कॉट, तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या, कॉट 30 डिग्री और उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम जानते हैं कि 1 प्लस और tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ 1/3, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होगा, √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ 1 प्लस और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 की यहाँ गुणा, 1 की यहाँ गुणा हो जाएगी, बटे 3 और 1, ये तो 4 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 3 और 1 4 बटे 3, और ये 4 बटे में है, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप पैसे लगा सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, इसको सॉल्व कर लें, क्वेश्चन को ही पहले सॉल्व कर लें। क्या, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉट को, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a, और बटे में क्या, साइन स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, अपॉन, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन साइन है तो ये साइन तो ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है, साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो कहने का मतलब है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, ये साइन बचा तो साइन तो यहाँ चला जाएगा,
सबसे ऊपर और कॉस यहाँ रह जाएगा। तो कहने का मतलब है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन और कॉस मिला के क्या हो जाते हैं, टैन स्क्वायर ए। अब हम टैन की वैल्यू हमें दे रखी, क्या दे रखी है, एक मिनट, यहाँ पर टैन 30 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, ये हमारा निकल के आया, इसका होल स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1/√3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/कितना 3। तो चाहे आप ऐसे करें इस प्रोसेस से, और चाहे आप इसको पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से हमारा क्या आएगा, टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टैन स्क्वायर ए आएगा, उसमें बाद में वैल्यू पुट करते हैं। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, अब अच्छा, इसका 14वें का फिर ये डी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 1/3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो कोई गोला रहा होगा, उसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया गया। यानी कि पहले मान लीजिए गोले की त्रिज्या, ठीक है समझिए, पहले कोई गोला रहा होगा तो की त्रिज्या गोले की त्रिज्या क्या होती, आर होती है। और जब हम इसको दुगना करेंगे तो दुगना करने पर हम इसको 2r ले लेंगे। दुगना करने पर जो त्रिज्या होगी वो 2r लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो उसमें प्रतिशत वृद्धि हो रही है ना वो निकालेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि जब त्रिज्या r है तो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr²। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है। ठीक है, जब त्रिज्या r थी तब। अब जब दुगना कर दिया तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4π। r की जगह हमें कितना लेना है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या आएगा 4π, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और r का स्क्वायर तो r हो जाएगा। यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 चौके कितना 16, और ये पाई और ये r²। ये तो हो गया जब त्रिज्या हमने दुगनी की तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 16πr²। ठीक, हमें लेकिन क्या कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो गया, अब प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, जो ये हमारा आया है और बटे में जो पहले इसका जो क्षेत्रफल था, ठीक है, जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो बटे में होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले ये लिखेंगे क्या 16πr² और बटे में ये जो पहले था। ठीक है, जो पहले था, तो पहले क्या था 4πr² गुणे 100। भाई पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यही था ना, तो वो बटे में आता है जो पहले होता है। और जो हमने अभी अभी किया यानी कि दुगुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था, तो ये ऊपर लिखा जाता है, जो पहले था वो नीचे लिखेंगे, और गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना होता है तो गुणे में 100 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक, यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये भी कैंसिल हो गया। तो 4 की गुणा अब 100 से कर लेंगे, तो 4 की 100 से कितना 400, तो यानी कि 400% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इतनी वृद्धि इसमें आ रही है 400%, यानी 15वें का फिर ये डी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, अब 16वां नंबर है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात है 4:9। ठीक है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात। अच्छा एक ही समझिए, यहाँ पर हमें जो कहा है दो वृत्तों के व्यास यानी कि 2r1 और 2r2, 2r1 और 2r2 हमको जो दे रखा है वो 4/9 दे रखा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक, अब हमें क्या पूछा है कि वृत्तों की परिधियों का अनुपात पूछा है, वृत्त की परिधि। अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, समझिए 2πr1/2πr2। भाई वृत्त की परिधि क्या हो गई, दूसरे वृत्त की परिधि, ये हो जाएगी पाई से पाई तो हो गया कैंसिल। अब क्या बचा 2r1/2r2, और जो 2r1/2r2 उसका आंसर कितना था 4/9, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 4/9। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधा आंसर वही कर देना था। बस ये समझना था कि यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r1/2r2 फिर से बच जाएगा। इसका मान हमें पहले से ही पता है, क्योंकि उन्होंने कहा ही है कि जो दो व्यास हैं, व्यासों का जो अनुपात है वो 4:9 है। इसमें भी सेम वही आंसर आएगा। ठीक, तो 16वें का ये बी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 4:9। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए, तो माध्य तो सभी लोग निकालना जानते हैं, फिर भी हम इसका माध्य किए दे रहे हैं यहाँ पर साइड में। देखिए हमें क्या दे रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो इनके बीच की संख्या लिख लेते हैं, सीधा xi लिखते हैं। तो सीधा xi लिखेंगे, तो 0 से 2 के बीच में 1 आएगा, 2 से 4 के बीच में 3 आएगा, और 4 से 6 के बीच में 5 आएगा, 6 से 8 के बीच में 7 आएगा, 8 से 10 के बीच में 9 आ जाएगा। ठीक, बारंबारता यानी कि fi लिखेंगे। fi क्या 3, फिर 1, फिर 5, फिर 4, फिर 7,
अब हम जानते हैं XI FI हमको निकालना है भाई, तभी तो हम माध्य लगा पाएंगे। XI FI भी निकालना है। यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 पचम 25, यहाँ 25 हो गया, और यहाँ 7 चौके 28 और 9 सत्ते 63। इनको जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है, फिर आपस में भाग कर देना है, माध्य निकल आएगा। तो पहले इनको जोड़ते हैं। 3 3 6 5 11, 11 और 8 19, 19 3 22, 22 का 2 और 2 कैरी हो जाएगा। यहाँ 12 लिखेंगे। ओके, अब इनको भी आपस में जोड़ना है। 3 1 4 5 9 4 13, 13 और 7 कितना 20। ठीक है, तो अब यहाँ 122 को 20 से कर देंगे भाग, तो आएगा, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 एक कम 2, और जो यहाँ 0 है यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा 6.1। ठीक है, तो जो इसका आएगा 17वें का, ये आएगा डी ऑप्शन 6.1। ठीक, अब 18वां सवाल है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य, हमें माध्य दे रखा है, हमें बहुलक दे रखा है, उसका माध्यक निकालना है। ठीक, तो बस माध्यक वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि 3 माध्यक, ठीक है, 3 माध्यक बराबर क्या होता है 2 माध्य प्लस बहुलक, यही तो होता है। तो हमें तो माध्यक निकालना है, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर तो कुछ नहीं लिखना है, 2 इंटू माध्य, और माध्य हमको दे रखा है 24.1 प्लस बहुलक हमको दिया है 28। ठीक है, 3 माध्यक बराबर, इनकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 48.2 प्लस कितना 28। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 0.2 तो ऐसे लिखा रहेगा। 8 8 16 का 6, 4 2 6 1 7, तो यहाँ जो 3 है 3 बटे में आ जाएगा, तब तो यहाँ माध्यक निकालेंगे। ठीक, यहाँ माध्यक, अब इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा 16, तो 3 बचे 15, फिर एक बचेगा 12, 3 चौके 12, तो 25.4 जो माध्यक निकल के आएगा 25.4 आएगा। तो इसका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या 18वें का सी ऑप्शन 25.4। ठीक है, अब इसका 19वां सवाल देखते हैं। क्या 19वें में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। अच्छा, बहुलक वर्ग निकालना ना सभी लोग जानते हैं, क्या जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है बस उसके सामने का वर्ग देखना है, वही बहुलक वर्ग हो गया। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 23 है। अब इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30, तो आंसर क्या सही हो जाएगा 20 से 30। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। ठीक है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, तो हमने ये फार्मूला तो बिल्कुल अभी अभी लिखा है यहाँ पर, क्या कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, यही तो हमने अभी भी लिखा है फार्मूला। ठीक है, कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, तो जो यहाँ मैच करेगा वही सही होगा। तो ये तो गलत है। अच्छा, ये बहुलक बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, हाँ ये बी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि बहुलक को यहीं रहने दें और 2 माध्य को यहाँ ले जाएं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने जो फार्मूला लिखा है वो ऐसे लिखा है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, हमने ये लिखा है। अगर हम कहें बहुलक यहीं रहेगा, ठीक है, बहुलक को यहीं रहने देते हैं, तो फिर 3 माध्यक भी यहीं रहेगा। ठीक है, 3 माध्यक भी अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो 2 माध्य उसको यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 2 माध्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पक्षांतर हो रहा है। तो ये फार्मूला ये सही है इसका, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अच्छा, इसमें बाकी के सारे ऑप्शन गलत है, हालांकि आपको कंफ्यूज इसमें काफी आप हो जाएंगे अगर इसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, माध्यक बराबर 2 बहुलक, बहुलक के साथ 2 नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये लगभग लगभग बी सी वाला ऑप्शन ये सही हो रहा था, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि माध्यक अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो फिर बहुलक भी यहाँ माइनस में होना चाहिए था, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, इसमें बहुलक के साथ 2 लगा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुलक के साथ 2 लगा, ये भी बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक, ये सही हो सकता था, लेकिन बहुलक के पास फिर यहाँ माइनस होता, अगर इसको हम यहाँ लाए हैं, बहुलक बहुलक यहाँ था, अगर इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से इसका बी ऑप्शन ही सही हो रहा है। ठीक, अब इसका खंड बा है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें है सभी खंड कीजिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसमें सभी खंड करना है, और उसमें का है यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो फिर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो 45 है उसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि cos 45 की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या, सबसे पहले 45 की वैल्यू, यानी कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है वो लिखेंगे, तो 2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 2, ये cos के मल्टीप्लाई में,
है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√2 और इसका क्या होल स्क्वायर, भाई यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे -1 और यहाँ cos थीटा अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब 2 × अब यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √2 मिला के 2 माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ cos थीटा लिखा रहेगा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, 1 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब 1 में से 1 गया 0, यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब 0 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, तो cos 90 की। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 की जगह cos 90 लिख देंगे और यहाँ cos थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो फिर थीटा का मान क्या आ जाएगा 0। भाई cos से cos कैंसिल, तो 90 किसके बराबर हो जाएगा थीटा। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री। ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब इसका हाँ पार्ट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, धनात्मक लेने हैं और क्रमागत होने चाहिए, जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। ठीक, तो इसको यहाँ से लिखेंगे, दूसरे का नहीं पहले का ही कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 का ही खा पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो नंबर 1 यहाँ 1 पड़ा हुआ है, 1 का खा पार्ट है। तो इसमें क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें मानेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और इसमें हम कौन कौन से पूर्णांक मानेंगे, एक x मानेंगे और एक x+1 मानेंगे। जब भी हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेंगे तो हम यही x और x+1 ही मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखना है हमको, प्रश्नानुसार भाई इन दोनों का वर्ग करना है और उसका योग भी करना है। तो पहले इसका वर्ग करेंगे, प्लस योग का मतलब प्लस इसका भी वर्ग करेंगे। और ये किसके बराबर है, ये 365 के बराबर है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या x² तो ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो उसका स्क्वायर कैसे x²। भाई ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 2ab का मतलब 2x बराबर कितना 365। अब x² मिला के x² और x² मिला के क्या हो जाएंगे 2x² हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्लस ये 2x, अब ये वाला 2x यहाँ लिख लेंगे, +1 इधर लिख देंगे, माइनस 365 को यहाँ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 2x² तो ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ भी 2x ठीक है। अब जो 365 है जब उसको घटाएंगे 1 से, ठीक है 365 को 1 से घटा देंगे तो क्या बचेगा 364 माइनस का और यहाँ 0। अब इन सबसे ना 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर यूं कह लें कि सबको 2 से भाग कर रहे हैं, पूरी समीकरण को 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर यहाँ वाला 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला भी 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ भी 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया। और यहाँ क्या लिख देंगे कि 2 से भाग करने पर। ठीक है, यहाँ पर ये साइड में लिख भी देंगे कि 2 से भाग करने पर ये बना हमारा। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से, ठीक है घटाने से हमें कितना लेके आना है 1, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब घटाने से हमको 1 लेके आना है। ठीक, अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर आप ऐसे कीजिए, पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, उससे जल्दी समझ में आएगा आपको कि 2 9 फिर यहाँ 1, भाई 2 नाम 18 2 एकम 2। अब 2 से कटेगा नहीं कि 7 से कट होता है, तो 7 एकम 7 7 3 21, ये 13 से कट होता है। तो इसके कुछ ये फैक्टर बन रहे हैं 2 7 और 13। अब इनसे कुछ ऐसा बनाना है कि क्या 1 बन जाए, घटाने से क्या 1 बन जाए। तो यहाँ 13 और यहाँ क्या 14, भाई 7 दूनी 14, 14 तो ये है और यहाँ 13, तो अगर 14 में से हम 13 घटाएंगे तो 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो 182 भी बन जाएगा। ठीक, तो ये फैक्टर हमारा सही है। तो यहाँ क्या लेंगे x² प्लस, और इसकी जगह पर क्या लेंगे 14x माइनस 13x। ठीक है, 14 माइनस 13 लेना है इसकी जगह पर, माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से हमें x कॉमन मिलेगा। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ अब 13 से इसको कर देंगे भाग, तो 13 एकम 13, 5 बचेगा 52, 13 चौके 52। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस था तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला भी माइनस कॉमन चला गया, यानी कि यहाँ प्लस बचेगा। ठीक, ये और ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये लिखेंगे क्या x माइनस 13 इज इक्वल्स टू
0। अब यहाँ पर क्या x प्लस 14 बराबर 0 और अलग कर देंगे इसको भी अलग करेंगे क्या, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ से x बराबर क्या माइनस का 14। भाई ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, लेकिन ये नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमें बोला ना धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ये तो ऋणात्मक है तो ये संख्या नहीं ली जाएगी, सिर्फ यही संख्या लेंगे। लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे, जो यहाँ लिखा है ना 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1, इसमें मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x कॉमा x प्लस 1 बराबर, अब x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह हमें लिखना है 13, फिर यहाँ 13 प्लस 1, ठीक है। तो 13 तो ये ठीक है, और 13 प्लस 1 मिला के क्या हो रहा है 14, 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आंसर लिख देंगे, यानी 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक क्या आ रहा है 13 और 14, क्योंकि इसमें मान रखना था, मान रखने के बाद इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये 1 का गा पार्ट करेंगे, और गा में क्या है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों, ठीक है। जो x y है वो इस बिंदु से और इस बिंदु से, ठीक है, x y इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से, दोनों बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ है। तो x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ x, y तो ये बिंदु है, ठीक है, और यहाँ जो पहला बिंदु है, वो है 3, 6 और दूसरा बिंदु है -3 और 4, ठीक है। तो इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, इसको B बिंदु ले लेते हैं और इसको C बिंदु ले लेते हैं। ABC हमने ले लिया। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसकी और इसकी बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि समदूरस्थ होने के लिए, अब समदूरस्थ होने के लिए किसके किसके बीच की दूरी, AB के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है, AB के बीच की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, AC के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो AC के बीच की दूरी, तभी तो हम एक संबंध दिखा पाएंगे। तो ये लाइन आप लिखें चाहे स्किप कर दें, ठीक है, पर ये आपको लिखना है समदूरस्थ होने के लिए AB बराबर AC। ये आपके बीच की दूरी लिखें ना लिखें वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो AB का मतलब ये, अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे क्या, रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 ये है, ये x1 है, या हम इसको भी x1 माइनस x2 करके भी लगा सकते हैं। तो ये x1 ये x2 ऐसे भी लगा सकते हैं। तो x माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब AC तो x माइनस 3, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस 3, लेकिन यहाँ माइनस तो पहले से, तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस 4, तो y माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। तो ये तो हमने लगा दिया फार्मूला। अब इस रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे, तो रूट तो हो गया खत्म। अब क्या लिखेंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर हमको खोलने हैं, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अच्छा यहाँ स्क्वायर लगाना है, ओके। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, तो हमने यहाँ पर सीधे 9 लिख दिया। माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, 2 तो होगा, a ये है b ये है, ठीक है, 2ab, तो a तो ये है b ये है, तो अगर 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6, इसका मतलब यहाँ 6x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्लस, अब 6 का कितना हो जाएगा 36, भाई यहाँ a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, b 36 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा। माइनस फिर से 2ab, तो 2 की इससे गुणा करेंगे b से, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12y, ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला लग गया। सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ तो प्लस होगा, तो प्लस 2ab, तो 2 की पहले 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या y स्क्वायर, तो y स्क्वायर, अब यहाँ क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 दूनी 8, तो 8y, ठीक है भाई। 2ab होता है, तो 2a का मतलब तो ये y हो गया, b का मतलब ये 4, तो 4 दूनी 8y हो गया। अब यहाँ जो कैंसिल होने लायक है उनको हम कैंसिल करेंगे, ठीक। तो इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 भी कैंसिल हो रहा है,
और तो कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा है। अब जो बचा उसमें वो लिखेंगे, यहाँ माइनस का 6x है तो यहाँ माइनस का 6x लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का है, इसको जब यहाँ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है भाई, यहाँ माइनस का था, इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ प्लस का था। ओके, यहाँ प्लस का था, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का 12y, अब यहाँ 8y है, ये माइनस का, इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्लस का 36, तो प्लस का 36 तो यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ से जो ये 16 है, 16 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 16 बन जाएगा। और कुछ तो बचा नहीं, बराबर में यहाँ 0 लिख लेंगे। अब यहाँ 6 कितने, माइनस का 12x, इसको घटा लेंगे तो माइनस का 4y। ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4, लेकिन माइनस का क्योंकि 12 बड़ी संख्या है तो माइनस लगेगा। 36 में से 16 घटा लेंगे तो प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सबसे ना हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4। जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x। भाई 4 3 12, 3x। यहाँ से भी तो माइनस कॉमन ले लिया तो 4 तो चला गया, सिर्फ y बचा, वो प्लस का बचा क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन चला गया, यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया लेकिन यहाँ प्लस था इस वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से जब भाग करेंगे, 4 पंजे 20, बराबर में क्या 0 हो जाएगा। अब जो ये 4 है माइनस का, यहाँ बट्टे में चला जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब चाहे एक बार ये दिखा दें आपकी माइनस का 4 ये बट्टे में चला गया फिर 0 हो गया, या ना भी दिखाएं तो इसकी जरूरत नहीं है, इतना आप आंसर कर सकते हैं, ये आंसर। ठीक है, ठीक। अब अच्छा, इसी आंसर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई, ठीक है, और जो ये 5 है इसको जब यहाँ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पर आंसर छोड़ दें, चाहे आप यहाँ पर आंसर छोड़ दें, दोनों ही सही है। तो ये आंसर डाल दीजिए, या फिर आप अगर आपने यहाँ तक किया है तो यहाँ पर भी आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का ये घा पार्ट है, और घा में क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें एल निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, यानी कि हमको दिया है आर बराबर, तो आर बराबर दे रखा है 3.5, ये शंकु की त्रिज्या है, और ऊंचाई एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एल, एल क्वेश्चन मार्क है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, और फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो एल बराबर एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना है 3.5, तो यहाँ 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो एल बराबर रूट ऑफ, और 12 का स्क्वायर क्या 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 का 25 और 4 तियाँ 12, तो यहाँ 12.25 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25, यानी कि 3.5 की 3.5 से जब गुणा करेंगे तो 12.25 आएगा। फिर एल बराबर, अब इन दोनों को ना आपस में जोड़ देंगे तो 0.25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, जो ये 12 है 144 में जुड़ेगा तो 2 और 4 6, और यहाँ 5 और ये 15,625। अगर हम ये पॉइंट ना देखें तो 15,625 होता है 125 का वर्गमूल, रूट ऑफ होता है इसका ये। ठीक, और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो जो एल का मान आएगा वो 12.5, ठीक, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी तो फिर ये भी तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों को इसका वर्गमूल निकालना नहीं आता, तो मैं बता दे रही हूँ कैसे निकालते हैं वर्गमूल। देखिए, मान लिया हमने लिखा 15,625, तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो पहले तो आप ये समझिए कि इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो ये जोड़ा बना करके कैसे किया जाता है, अब ये हमने दो के जोड़े बनाए, पॉइंट के बाद इस तरफ जोड़े बनते हैं, पॉइंट के इस तरफ ऐसे जोड़े बनते हैं, पीछे से जोड़े बनते हैं। ठीक, तो 1 1 जा 1, ठीक, यहाँ एक एक को 2 जोड़ लेंगे, इनको घटाते हैं, घटा दिया, अब पूरा एक जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर 56। अब ये लगभग 2 बार ही जा पाएगा, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर यहाँ इनको फिर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, भाई ये 2 2 मिला के 4 और ये 2, तो 22 और 2 24। इनको घटा लेंगे तो घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये पॉइंट के बाद वाला जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ कितनी बार, ये लगभग 5 बार जा पाएगा, तो 25 25 का 5, 5 के 20 तो 22, 5 दूनी 10 तो 12। ठीक, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारा जो आंसर है वो कैसे लिखा जाएगा, ये जो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 5, ये आंसर होगा 1 2 5। लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद हमने कौन सी संख्या उतारी, ये वाली संख्या उतारी थी, तो यहाँ 2 तक तो नहीं पॉइंट लगा था, इसके बाद ही तो पॉइंट था, मतलब कि 5 वाली संख्या से पहले यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर ऐसे आता है। ठीक,
अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, बच्चे वो भी जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 15,625। अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम ये पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 बनाएंगे और यहाँ 0 0। ठीक है, पॉइंट हटा के 1 बनाया, 1 2 2 0 लगा दिए। अब जो 15,625 है इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर यहाँ साइड में करते हैं, 15,625। तो 5 से कट करेंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एका 30 और 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दो दो के जोड़े, क्योंकि वर्गमूल निकालना दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, 5 5 और 5। तो क्या हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंचे 125। तो यहाँ तो हम लिख देंगे 125 बटे, और 100 का जब वर्गमूल निकालते तो 10 ही निकल के आता है। ठीक है, 100 का वर्गमूल 10 निकल के आता है। भाई 100 लिखा हमने, अब 100 का वर्गमूल कैसे, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 1 2 और 5, भाई दो दो के जोड़े बनाएंगे 2, और यहाँ क्या 5, तो 2 गुणे 5, इसका मतलब कितना 10। तो 125 बटे 10, इसको कैसे लिखेंगे, 12.5। क्यों 12.5, क्योंकि यहाँ एक अंक है, तो एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। या फिर अगर आप नॉर्मली इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करने पर भी यही आएगा। दो तरीके होते हैं, चाहे आप ऐसे लगाएं इस मेथड से, और चाहे आप इस मेथड से लगाएं, चाहे आप ऐसे लगाएं, चाहे आप ऐसे, दोनों से ही इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसका ये अड़ा वाला पार्ट लगाते हैं कि बिंदुओं ए कॉमा बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके जो बीच की दूरी बताना है हमें, सीधे फार्मूला एक बनाना है। ठीक है, इसमें तो जो बिंदु हमें दिए हैं वो ए कॉमा बी दिए हैं, और दूसरा बिंदु दिया है माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, या हम यूं कह लें ये है x1, ये y1, ऐसे भी तो कह सकते हैं। और इस बिंदु को हम मानते हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, ये x2 है और ये y2 है, और x1 y1 ये वाले बिंदु हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, बीच की दूरी, या फिर सीधे पूरा लिख लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर, फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स, या फिर x1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप कोई भी लगाएं इनमें से, चाहे ये आप x1 माइनस x2 लगाएं या x2 माइनस x1 लगाएं, दोनों से आंसर ही सेम आता है। तो हम x1 माइनस x2 से लगाएंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कैसे, ये आपको फिर एक ही लिखना है, या तो ये लिखेंगे या तो ये। तो हम ये वाला कट करे दे रहे हैं क्योंकि एक ही लिखना है। यहाँ x1 माइनस x2, तो x1 क्या है हमारा, x1 हमारा a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a। फिर क्या x2, और x2 को हमने क्या माइनस का a लिया है। ठीक है, तो यहाँ माइनस, और माइनस तो यहाँ पहले से है, और माइनस यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या होगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1, और y1 आपका क्या b है, तो b लिखेंगे, माइनस माइनस लगा लेंगे, y2 क्या है माइनस का b, तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से a 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b मिला के क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या 4, तो 4a का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर क्या 4b का स्क्वायर, ये रूट ऑफ हो जाएगा। इन दोनों से ना 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, इन दोनों से 4 कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख दिया इसको। अब 4 का रूट ऑफ 2 होता है हम जानते हैं, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन रूट के अंदर ये रह जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि बाहर नहीं निकलेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मात्रक, यहाँ मात्रक और लिख देंगे। अच्छा, हमने कहा था इस फार्मूले से भी इसको लगा सकते हैं x2 माइनस x1 से, तो देखिए यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो अगर हम कहें पहले x2 माइनस x1 लिखें, तो पहले x2 का मतलब क्या, पहले माइनस का a लिखेंगे x2, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का a, क्योंकि x2 है, तो ये हमने क्या लिखा माइनस का a। फिर क्या है माइनस का x1, तो x1 तो हमारा a रहेगा। ठीक है, x1 तो a रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a। ठीक, अगर हम ऐसे लगाना चाहें तो, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस, अब क्या y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है ये, तो y2 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस का b, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का b, ये नहीं लगेगा, माइनस का b, और फिर y1, तो y1 के लिए क्या है b है, तो यहाँ माइनस का b, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का a मिला करके माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का b और माइनस का b,
तो मिला करके माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, तो जैसे ही माइनस का स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस वाले माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलवेज यहाँ पर एक प्लस है। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर b स्क्वायर, फिर वही सेम कंडीशन की, इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इससे बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें ये फार्मूला लगाएं, चाहे ये फार्मूला लगाएं, आंसर सेम आ जाता है दोनों ही फार्मूले से। ठीक है, ठीक है। ये 1 का चा पार्ट है, तो चा में है निम्नलिखित से निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इस टेबल से माध्य ज्ञात करना है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50। तो इनके पहले बीच का हमें वर्ग चिन्ह लेना है, बारंबारता हमें दे रखी है। ठीक है, तो लगाते हैं इसको भी। तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 1 का चा पार्ट है ये। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, xi। फिर यहाँ बारंबारता fi, और यहाँ xi fi, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो फिर यहाँ पर लिखते चलते हैं। ठीक, तो वर्ग अंतराल हमारे पास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, और जो वर्ग चिन्ह है इनके बीच की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35 और यहाँ क्या 45। तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। और बारंबारता हमको दे रखी है क्या, 3, 10, यहाँ 11, यहाँ 9 और यहाँ कितना 7। ठीक, तो अब xi fi इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, xi fi निकालेंगे। तो 5 की 3 से 15, 15 की 10 से तो यहाँ 150, और 11 की 25 से या 25 की 11 से कुछ भी कह सकते हैं। तो 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27, तो 275। अब उसके बाद 9 की 35 से करेंगे, तो 9 × 5 = 45 का 5 और 9 × 3 = 27 और 3 = 31। ठीक, और 7 × 5 = 35, 35 का 5 और 7 चौके 28, 28 3 = 31। अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे और बारंबारता भी जोड़ेंगे। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा। और 5 में 1 जोड़े 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 1 14, 1 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। अब 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 1 3, 3 6, 6 3 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है, इनको भी जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 9 7 16। ठीक है, 9 7 16, 1 17, 17 3 20, 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 40 आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं सिग्मा ऑफ fi हमारा आ रहा है 40 और सिग्मा ऑफ fi xi हमने निकाला है 1070। ठीक है, 1070। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर सिग्मा ऑफ fi, सिग्मा ऑफ fi xi। ठीक है, यहाँ fi xi और यहाँ सिग्मा ऑफ fi। ठीक, और हमने कौन सी विधि लगाई है, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ साइड में लिख भी देंगे कि प्रत्यक्ष विधि का यूज कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये लिख देंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1070 बटे में कितना 40, इसको कट करेंगे। तो अब इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 27, तो 4 छंक 24, 3 बचेंगे 30, तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेंगे 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ 26 पॉइंट, ठीक है 75, 26.75 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि जो माध्य हमारा आ रहा है, माध्य को x बार बोलते हैं, तो x बार क्या आ रहा है हमारा 26.75, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास। ओके, तो ऐसे हमको इसको करके दिखाना था। ठीक है, तो ये पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी।